गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सूरज दुबे एसएससी एक्सपर्ट की गति ग्रामीण परिवेश की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आगे की कक्षा में हम लोगों ने अपनी पहली कक्षा में पढ़ लिया था कि ग्रामीण परिवेश होता क्या है, और उसमें हम लोगों ने काफी हद तक कवर करा था, सिलेबस कवर किया। और उसके बाद राजस्व डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे कि राजस्व डिपार्टमेंट कितने अंग होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था राजस्व परिषद और राजस्व न्यायिक परिषद, राजस्व प्रशासनिक परिषद और राजस्व न्यायिक परिषद। राजस्व प्रशासनिक परिषद का मुख्यालय हम लोगों ने पढ़ा था लखनऊ में, और राजस्व न्यायिक परिषद का मुख्यालय हम लोगों ने पढ़ा था प्रयागराज में। उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके बाद पढ़ा था राजस्व जो प्रशासनिक परिषद है उसके पास 4 प्रमुख कार्य पढ़े थे हम लोगों ने, जिसमें उसका प्रमुख कार्य था मालगुजारी लेना, भू अभिलेखों का रखरखाव करना, जिला गजेटियर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यायिक जो राजस्व परिषद है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था अपीलीय अधिकार और वाद विवाद जो होते हैं उसमें। और उसको ही अब आगे की ओर गति देते हुए पहुंचे हैं कि राजस्व डिपार्टमेंट जो स्टेट लेवल पर होती है तो उसका एक प्रेसिडेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? एक प्रेसिडेंट होता है, एक अध्यक्ष होता है। और आप जानते हैं कि वो अपनी शक्तियों को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, राज्य सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या एक परिवार के लोग जो प्रमुख होते हैं वो सभी व्यवस्थाओं के लिए क्या करते हैं? अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हैं। उसी प्रकार से राजस्व परिषद का जो डिपार्टमेंट है वो उसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं। ठीक, अध्यक्ष को भी सब डिविजन्स में बांटा जाता है, जो सब उपखंडों में बांटा जाता है। उसमें हम लोग देखते हैं एक प्रशासनिक डिपार्टमेंट होता है, राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक न्यायिक सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से यह कार्यशाला आगे की ओर गति कर रही है। और निश्चित तौर पर आप लोगों का ग्रामीण परिवेश, जैसा कि एसएससी एक्सपर्ट ने वादा किया है, कंप्लीट करेगा। उसमें क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे जो अध्यक्ष के तो सब डिवीजन, प्रशासनिक अधिकारी और न्यायिक सदस्य। न्यायिक सदस्य में 7 लाइन होते हैं, 7 डिविजन्स होती हैं। मंडलायुक्त होता है, अपर मंडलायुक्त होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो ये सब हम लोगों ने कुछ प्रीव्यू पढ़ा है, अब उसके इसी में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, जो अध्यक्ष होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, उसके 2 प्रमुख अंग न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी। तो जो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट होता है, आप सभी जानते हैं हमारा जो उत्तर प्रदेश है वह 18 मंडलों में विभक्त है। तो हर मंडलों के लिए एक मंडला आयुक्त होता है। क्या होता है? एक मंडला आयुक्त होता है, और उसकी हेल्प के लिए एक अपर मंडलायुक्त होता है। यहाँ लिखा है बहुत सुंदर तरीके से कि एक मंडलायुक्त, उसके नीचे एक अपर मंडलायुक्त होता है। मंडलायुक्त का काम क्या होता है? उसके अंडर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जितने भी जिले होते हैं, उन सब का जो भी राजस्व सिस्टम है उसको कंट्रोल करना। इनकेस क्या होता है कि जब कभी ये अब्सेंट रहता है मंडलायुक्त, तो उसका कार्यभार कौन देखता है? अपर मंडलायुक्त। या उसकी जो सहायता करता है, उसके जो कार्यभार में हेल्प करता है, जैसे एक प्रोफेसर होते हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एक टीचर होता है, एक असिस्टेंट टीचर होता है। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। हालांकि ये पोस्ट मंडलायुक्त की बड़ी, ठीक है। उसके बाद जिला लेवल पर जब आती है, मंडल से आती है अपर मंडलायुक्त। तो मंडलायुक्त अपर मंडलायुक्त एक दूसरे के पूरक हैं। और पूरा जो मंडल लेवल पर, जिसमें कम से कम 5 जिले 4 जिले एक मंडल में रहते हैं, जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज में जितने इसके जिले हैं, फिर उसके बाद जितने भी मंडल हैं उनके अपने अपने जिलों में एक मंडलायुक्त होता है। उसके बाद जिला अधिकारी, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू को कंट्रोल करने के लिए, रेवेन्यू को भारत सरकार, प्रदेश सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या करता है? जिला अधिकारी क्या करता है? अपने जिले का मालिक होता है। जिला अधिकारी जो होता है, इसके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट होने के साथ साथ ही इसके पास क्या होता है? अपना एक प्रशासनिक रेंज भी होता है। फिर उसका एक उससे छोटा पद जो होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मीन्स उप जिला अधिकारी, एसडीएम। क्या होता है? एसडीएम। एसडीएम क्या होता है?
एक जिला अधिकारी के नीचे का जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी होता है। तो यह एक जिले में मात्र एक जिलाधिकारी होते हैं, लेकिन एक जिले में कई एसडीएम्स होते हैं, क्योंकि उनका जो दायरा होता है वो बड़ा होता है। जिले को कमांड करने के लिए जिलाधिकारी, उसके सब डिविजन को कमांड करने उप जिलाधिकारी, फिर तहसीलदार। तहसीलदार के नीचे एक ऑप्शनल होता है नायब तहसीलदार, जिसका रेंज बड़ा होता है, वहां नायब तहसीलदार ऑप्शनल रहता है, नहीं तो नायब तहसीलदार नहीं रहते हैं। इसलिए तहसीलदार के बाद सीधा कानून को या राजस्व निरीक्षक को यहाँ पर लिया गया है। फिर आप जो बनने जा रहे हैं दोस्तों, लेखपाल। ठीक है, क्या बनने जा रहे हैं आप? लेखपाल। तो लेखपाल का काम क्या है? हमने कल पढ़ा था कि वो क्या होता है, एक राजस्व अधिकारी होता है। ठीक है, और आपके बारे में, आपकी कृषि के बारे में इसको पूरी पड़ताल रहती है, पूरी जानकारी रहती है। यह वर्ष भर में 3 बार पड़ताल करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ कहाँ? एसडीएम के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एसडीएम के बारे में। तो एसडीएम के बारे में पढ़ेंगे। एसडीएम क्या है? एसडीएम जो है प्रशासनिक अधिकारी है, एक राजस्व अधिकारी भी है, साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ एक राजस्व अधिकारी भी है। यह क्या करता है? ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संबंधित विवादों को भी कौन सुनता है? एसडीएम। कौन सुनता है? एसडीएम। और इसका क्या काम है? जमीन का बंटवारा करता है, हदबंदी करवाता है, सीमांकन करवाता है। तो एसडीएम का जब पूछा जाता है एसडीएम क्या क्या करता है, तो एसडीएम क्या होता है? एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक, यह एक प्रशासनिक अधिकारी है, यह एक प्रशासनिक अधिकारी है। यह ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान तथा पंचायत संबंधी विवादों का निपटारा करता है, तथा यह ही राजस्व विभाग का एक अधिकारी होता है। तथा यह जमीन की बंटवारा तथा हदबंदी या सीमांकन करवाता है। यह क्या क्या करवाता है? तो हमने आपको बताया कि एसडीएम क्या होता है। एसडीएम एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, एसडीएम एक राजस्व अधिकारी भी होता है। एसडीएम का काम होता है उसके एरिया में, उसके पर्टिकुलर हलका में, मतलब उसके पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या करता है? वो शांति व्यवस्था को कायम रखता है। अब एसडीएम का सिलेक्शन आप लोग सभी जानते हैं कैसे होता है। प्रत्येक स्टेट में पीसीएस एग्जाम करवाती है, उसमें क्वालिफाई करते हैं, फिर रिटर्न होता है, फिर इंटरव्यू होता है, मेंस होता है, वो तो एग्जाम की बात है। लेकिन यहाँ उसका जब सिलेक्शन पाने के बाद वो क्या करता है? प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ एक राजस्व अधिकारी भी होता है। तो उसका काम है कि उसके क्षेत्र में जितनी भी घटनाएं हो वहां पर क्या हो? शांतिपूर्ण हो, वह शांति व्यवस्था को बनाए रखता है। वह क्या करता है? ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत और जो पंचायत के चुनाव और भी होते हैं, पंचायत सदस्य वगैरह के, उनका भी जो विवाद होता है, उनसे संबंधित जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसका निपटारा करता है। वो कैसे निपटारा करता है? कोई प्रधानी में एक लिमिट होती है कि आप इतना अमाउंट तक राशि खर्च कर सकते हैं। आप किसी भी
जो आपकी वोटर्स है उसको खरीद नहीं सकते हैं, उसको मदिरा पिला करके कुछ ऐसा काम नहीं करवा सकते हैं, प्रलोभन दे करके ऐसा कुछ काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इसका काम है यह ग्राम पंचायत, उसके बाद यह राजस्व विभाग का अधिकारी होता है, यह जमीन की हदबंदी तथा सीमांकन करवाता है। सपोज करिए अगर आपकी लैंड, आपकी जमीन किसी दूसरे के क्षेत्र में इंटरसेक्ट कर गई या घुस गई है, तो वो कब्जा किया है, तो आप किसके पास जाएंगे? आप लेखपाल के पास जाएंगे। लेकिन लेखपाल का काम क्या है? उसके क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिपोर्ट तैयार करे और इसके एसडीएम के ऊपर वाले जिला अधिकारी को सौंपे। उसका वो किसके पर उत्तरदायी होता है? जिला अधिकारी के पास। ठीक, अब लेखपाल के पास जाएंगे, बोलेंगे सर हमारी ये हदबंदी है, ये कर दीजिए। तो लेखपाल कहेगा ठीक है, वो बातों को टालेगा क्योंकि वो उसके हक की बात नहीं, उसके हद की बात नहीं है। फिर आप डायरेक्ट जाएंगे तो एसडीएम के पास, तो एसडीएम साहब आपकी सारी बात सुनेंगे और उसके बाद वो अपना डिसीजन बनाएंगे। उसके डिसीजन बनाने के बाद आपकी जो हदबंदी की बात है, चकबंदी की बात है, उस पर वो डिसीजन तैयार करके रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होगा उसके लिए, जो भी उत्तरदायी व्यक्ति है, प्रशासनिक अधिकारी है, उसको कमांड देगा, उसको कहेगा और कि आप इनके जो सीमांकन हदबंदी का जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ कराइए, सुलभ करवाइए ताकि इनको कोई समस्या ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से अर्थात एसडीएम से असहमत होते हैं, उसकी बातों से असहमति मिलती है या आप सहमत होते हैं, तो आप मैटर यही खत्म हो जाता है। अगर आप असहमति होते हैं तो इस कंडीशन में भी आप जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। किसके पास? जिला अधिकारी के पास। वो आपकी समस्त समस्याओं को सुनेगा और उसके इस सभी जितने भी सेक्टर हमने बताया उसमें उसका सुनने का राइट है, वो अधिकार है, वो सब कुछ कर सकता है, वो आपकी समस्या का निदान कर सकता है। अगर जिला मजिस्ट्रेट भी नहीं करता है तो आप फिर अपने अपर मंडलायुक्त के पास जाइए। अपर मंडलायुक्त भी नहीं करेगा तो मंडल आयुक्त के पास जाइए। वो भी नहीं करता है तो आप प्रेसिडेंट के पास जाइए। अगर वो भी नहीं करता है तो आप प्रयागराज आ जाइए, राजस्व परिषद विभाग का, न्यायिक परिषद विभाग का अध्यक्ष जो कार्यालय है प्रयागराज में आ जाइए, यहाँ आपका सुनवाई होगा। यहाँ भी नहीं होगा तो आप अपने हेडक्वार्टर लखनऊ चले जाइए, वहां से सुनवाई होगी। ठीक है, चकबंदी से क्या फायदा है लोगों को? चकबंदी करना क्यों आवश्यक है? ये क्वेश्चन आपके मन में, मैंने जब जैसे चकबंदी विभाग डाला होगा आपके मन में आया होगा। चकबंदी क्या है? एक लोक कल्याणकारी योजना है। चकबंदी के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मान लीजिए एक किसान है रमेश क्या है? एक किसान है। इनका एक खेत है यहाँ, दूसरा खेत यहाँ कहीं है, तीसरा खेत यहाँ कहीं है, चौथा यहाँ कहीं है। ये मात्र 5 एकड़ के मालिक हैं, मात्र 5 एकड़ के मालिक हैं। ठीक है, अब इनका ये है यहाँ सिंचाई की साधन अच्छी व्यवस्था है, यहाँ इनको सिंचाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ट्यूबवेल से कम 500 मीटर दूर फैलाना पड़ता है इनको पाइप, जिसके माध्यम से पानी आता है। यहाँ पानी पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, और ये खेत इतना छोटा है कि इसमें ट्रैक्टर नहीं चल पाता है। तो चकबंदी होने से जो किसानों की अलग अलग जगह पर खेत होती है उसको एक जगह ला दिया जाता है और उसके समीप ला दिया जाता है। इससे किसान का फायदा हो जाता है। अब सोचो ये जितना 5 एकड़ का खेत है, अगर ये सभी एक जगह पर आ जाएं, यहाँ वाला खेत भी और यहाँ वाला खेत भी, ये एक बड़ा खेत बन जाए तो इसमें इनको बहुत फायदा होगा। एक तो इनका सारा खेत एक जगह हो जाएगा, सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो इस खेत में ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा था, इसमें ट्रैक्टर अच्छे से चलेगा क्योंकि बड़ा खेत हो जाएगा। तो चकबंदी एक लोक कल्याणकारी योजना है और सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में 1954 में, जो कि वर्तमान के सुल्तानपुर मुसाफिर खाना में शुरुआत हुई थी चकबंदी की। कौन से जिले में? मुसाफिर खाना, वर्तमान में जो कि कहाँ है? सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से जिले में? सुल्तानपुर में। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1954
1954 में और 1958 तक एक बार हमारे पूरे प्रदेश के भीतर चकबंदी की जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, एक बार पूरे प्रदेश के भीतर चकबंदी की जा चुकी है। तो चकबंदी करने के लिए, जमीन को नापने के लिए जो प्रदेश स्तर पर इसको कटकों में विभाजित किया जाता है। किसमें विभाजित किया जाता है? कटकों में विभाजित किया जाता है। और कटक में विभाजित किया जाता है। कटक क्या होता है? तो जो खेत हैं, जो सेगमेंट हैं,